हम राजस्थान इतिहास के एमसीक्यूज कर रहे थे और अभी तक मैं आप लोगों को 195 क्वेश्चंस पीछे की 5 वीडियोस में कंप्लीट करवा चुकी हूं और ये सभी क्वेश्चंस पीछे के 10 सालों में किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं और आज की क्लास भी उसी के कंटिन्यूएशन में है। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सरवाण नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? जो सरवाण नगर है वो किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? ऑप्शंस है हमारे सांबर, सिरोही, शाहपुरा, सवाई माधोपुर और आंसर होगा सिरोही। सिरोही इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही नहीं है? हमें यहाँ पे जो जोड़ा दिया हुआ, जो युग्म दिया हुआ है उसको एक बार चेक करना है। फर्स्ट है सीवी चित्तौड़गढ़, जंगल देश बीकानेर, थर्ड है मत्स्य देश अलवर एवं भरतपुर, अर्बुद देश जालोर। तो जो अर्बुद देश जालोर है ये हमारा सही सम्मिलित नहीं है। बीकानेर को जंगल देश बोलते हैं, चित्तौड़गढ़ है वहां पे वो उसको सीवी बोलते हैं और मत्स्य देश के अंदर अलवर एवं भरतपुर आते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन सही सम्मिलित नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। दूसरा, इसमें यह भी बताया गया है कि कर्नल टोड के अनुसार सिरोही के मूल नाम शिवपुरी, जो सिरोही का जो मूल नाम था वो था शिवपुरी और प्राचीन काल में आबू व सिरोही के क्षेत्र को अर्बुद प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। किसको? आबू व सिरोही के क्षेत्र को। ठीक है। मुगल बादशाह शाहजहां ने सरवाणा परगना देकर स्वयं के नाम पर इसका नाम शाहजहांपुरा या सरवाणा नगर नामक नगर बसाया। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या था? जो प्राचीनतम सिक्के थे उनका समय क्या था? ठीक है, तो वो समय क्या था? देखो, चार ईस्वी दी हुई हैं इसमें, 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 200 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी पूर्व, 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व और 600 से 200 ईसा पूर्व। बट हमारा आंसर होगा, इसका जो पंचमार्क सिक्कों का जो मूल समय था वो था 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है डोडिया। डोडिया क्या है? तो डोडिया के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये स्त्रियों का कर्णभूषण है, विशेष है, ओढ़ने का वस्त्र है, या तलवार जैसे रूप का प्राचीन सिक्का है, या तांबे का सिक्का है। तो हमारा आंसर होगा तांबे का सिक्का। डोडिया क्या है? ये एक तांबे का सिक्का है। जैसलमेर में तांबे का सिक्का प्रचलन में था, जो डोडिया या डोडिया, या तो डोडिया या फिर डोडिया, ऐसे डोडिया डोडिया डोडिया, ठीक है, या फिर डोडिया कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एकलिंग प्रशस्ति जो कि ये 1488 ईस्वी की लिखी हुई है, के लेखक कौन है? इनके जो लेखक हैं एकलिंग प्रशस्ति के, वो लेखक हमें बताने हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है महेश, दूसरा है जगन्नाथ रॉय, राणा कुंभा, जगत सिंह। बट इनका सही आंसर है महेश। महेश जो है वो एकलिंग प्रशस्ति के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, ये कहाँ स्थित है? बरली का शिलालेख, तो ये हमारा स्थित है अजमेर के अंदर। ठीक है, ये अजमेर के अंदर स्थित है। और जो एकलिंगी प्रशस्ति के बारे में आपको कुछ बातें और बताती हूँ कि एकलिंग प्रशस्ति जो निकट कैलाशपुरी उदयपुर में मिली है का रचयिता महेश भट्ट हैं। महेश भट्ट थे, जिनको महेश्वर भी कहते हैं। इसमें बप्पा रावल से रायमल तक के मेवाड़ के शासकों का वर्णन मिला है। और आहत मुद्राएं हैं वो पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन भारत में 6ठी से 2री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में था। इन्हें चोट मारकर, जो हमारे आहत मुद्राएं होती हैं जिनको पंचमार्क बोलते हैं, इन्हें चोट मारकर धातु के चपटे टुकड़े पर विशेष आकृति उकेरी जाती थी। ये चांदी व तांबे के बने होते थे। चांदी की आहत मुद्राओं में हाथी, मछली या सांड आदि के अंकन है। रेड में आहत मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार मिला है, जहां से 3075 चांदी के पंचमार्क मुद्राएं एवं रंग महल से भी आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालियासर सिक्के किस सभ्यता से संबंधित थे? तो ऑप्शंस हैं जोधपुर से, उदयपुर, जयपुर या बीकानेर। तो हमें पता है कि नालियासर जो सिक्के हैं वो उदयपुर सभ्यता से संबंधित हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इसमें मेवाड़ का सिक्का कौन सा नहीं है। पहला दिया हुआ है त्रिशूलधारी सिक्का, नेक्स्ट है चांदी का रुपया, थर्ड है डोडिया और फोर्थ है ये सभी। तो ये सभी आंसर हैं, मीन्स इसमें से कोई सा भी सिक्का मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झाड़साई सिक्का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। जो झाड़साई सिक्का है ये कौन सी रियासत में प्रचलित था। रियासत के नेम दिए हुए हैं झालावाड़, कोटा, मेवाड़ और जयपुर, लेकिन हमें पता है कि जो झाड़साई सिक्का था वो कौन सी रियासत का था, वो जयपुर रियासत का सिक्का था। मेवाड़ के कई स्थानों पर हमें ढोला, पाषाणों के टुकड़े व तांबे सिक्के मिले हैं, जो आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यता के लोगों के पिघला कर बनाने व गढ़ने जैसी दिखाई देते हैं। गणेश्वर सभ्यता के तांबा सिक्के के जाना गया। ऐसे तांबा सिक्के गिलुंड, पिंडोल, मगोरी, कोटड़े और कहां से पाए गए, कोटड़े आदि जगह पर भी पाए गए हैं। मेवाड़ के सिक्के कौन कौन से हैं, चित्तौड़ी, रूपकला, भिलाड़ी, उदयपुर, पुरानी भिलाड़ी, शाहजहानी, जहांगीर शाही, फतेह शाही, शोभा शाही, शाह आलमी, ये सभी मेवाड़ के सिक्के हैं। जयपुर के कछवा वंशों में, जयपुर में जो कछवा वंश रहते थे, तो कछवा वंशों में मुगल बादशाह शाहजहां के जोल में एक टकसाल था। ब्रिटिश काल में चांदी के कलदार सिक्के के प्रचलन से स्थायी सिक्के बंद हो गए थे। चांदी के कलदार सिक्के के प्रचलन से स्थायी सिक्के, ब्रिटिश काल में क्या हुआ कि चांदी के जो कलदार सिक्के थे वो प्रचलन में आ गए, तो वहां के जो स्थानीय सिक्के थे वो सिक्के बंद हो गए थे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे, विजयशाही, भिलाड़ी, दिनार और झाड़साई। तो ये झाड़साई सिक्के कहलाते थे। जो जयपुर के कछवा शासकों द्वारा जारी किए गए थे ये थे हमारे झाड़साई सिक्के। ठीक है, नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म किसका दिया हुआ है, मुद्राएं हैं और रियासत है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, वो युग्म हमें बताना है। जैसे पहला युग्म दिया हुआ है कि जो झाड़साई है, झाड़साई जयपुर राज्य से संबंधित है, यस ये उससे संबंधित है। नेक्स्ट है विजयशाही, ये चामान वंश का है, ये बात भी सही है। थर्ड है विजयशाही बीकानेर राज्य का, नहीं ये गलत है। विजयशाही जो है वो बीकानेर राज्य से संबंधित नहीं है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। फोर्थ है वल्लूशाही मारवाड़ राज्य से संबंधित है। जो जोधपुर के महाराजा थे विजय सिंह, जोधपुर के महाराजा विजय सिंह 1752 से 1793 ईस्वी में जो रहे थे, ने सर्वप्रथम मुगल बादशाह शाह आलम से आज्ञा प्राप्त कर सोने, चांदी व तांबे के विजयशाही सिक्के चलवाए थे। ठीक है, तो ये विजयशाही सिक्के कहाँ से चले थे, जोधपुर से चले थे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, यहाँ पे भी मुद्राएं और रियासत दी हुई है, सुमेलित नहीं है। देखो अगर आप ये देखोगे ना कि मुद्राएं और रियासत हैं, इनको सुमेलित करने के क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ये चीज अच्छे से देख लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अखे शाही जैसलमेर में, ये ऑप्शन सही है। अखे शाही जो थे वो जैसलमेर में ही चले थे। झाड़साई जो है वो जयपुर में है। विजयशाही बीकानेर में, ये गलत है, हम पीछे भी बता के आए हैं कि विजयशाही कहाँ पे है, जोधपुर में। अब है गजशाही जोधपुर में, ये भी सही है। तो विजयशाही बीकानेर मीन्स हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये सम्मिलित नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाही और लल्लू सिंहो सिक्के का निर्माण कहाँ होता था। तो ये कहाँ होता था, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है नागौर, थर्ड है कुचामन, सेकंड है कुचामन, थर्ड है मेड़ता एंड फोर्थ है जोधपुर। तो इनका कहाँ पे होता था, इनका होता था मेड़ता के अंदर। तो हमारा जो ऑप्शन है मेड़ता, ये हमारा सही आंसर होगा, मेड़ता ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। मोहन जो पाली की टकसाल के सिक्के लल्लू सिंहो कल्याण शाही कहलाते थे। पाली की जो टकसाल थी उसके जो सिक्के थे वो लल्लू सिंहो और कल्याण शाही कहलाते थे।
सोने के सिक्के सबसे अधिक ढालने वाला क्षेत्र था। यहाँ पे सोने के सिक्के सबसे ज्यादा डलते थे। इन पर शाह आलम द्वितीय का वर्ष 22 अंकित होने के कारण इन्हें चांदशाही सिक्के भी कहा जाता था। इन दोनों सिक्कों को क्या कहा जाता था? चांदशाही सिक्के भी कहते थे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजशाही सिक्कों का संबंध किससे है? तो राजशाही का अभी हमने पढ़ा था कि राजशाही सिक्कों का संबंध किससे है? अलवर से है, राइट। इनका संबंध है, ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास, करौली, भरतपुर, अलवर, धौलपुर। बट हमें पता है कि राजशाही सिक्कों का संबंध किससे था? अलवर से था। ऑप्शन आंसर होगा हमारा अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और अंग्रेजी में विक्टोरिया इंप्रेस, एक और अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ था? विक्टोरिया इंप्रेस लिखा होता था, और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि, कौन कौन सी भाषा में? नागरी और उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था। तो ये कौन सी रियासत के सिक्के थे? जोधपुर के, जयपुर के, बीकानेर के, या फिर उदयपुर के? तो ये सब थे बीकानेर रियासत के, जिनके सिक्कों पर विक्टोरिया इंप्रेस लिखा हुआ होता था, और दूसरी साइड में महाराजा का नाम लिखा होता था। अलवर के कौन कौन से सिक्के थे? अलवर के सिक्के थे अखेशाही, रावशाही, शाहजहांपुरिया टका, टमचा, अंग्रेजी छाप वाले सिक्के। ये थे अलवर के सिक्के। महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के थे, महाराजा गंगा सिंह जी के शासनकाल में, इनका शासनकाल था 1887 से 1943 ईस्वी में, अंग्रेजी सरकार के हुए समझौते के तहत अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रमाणित चांदी के गोलाकार सिक्के शुरू हुए, जिन पर एक और अंग्रेजी भाषा में विक्टोरिया इंप्रेस तथा उसके नीचे और अंग्रेजी में एक साइड में विक्टोरिया इंप्रेस था तथा दूसरी ओर देवनागरी व उर्दू में महाराजा गंगा सिंह बहादुर अंकित था। क्या राजा का नाम क्या लिखा हुआ था? राजा का नाम लिखा हुआ था महाराजा गंगा सिंह बहादुर, ये लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये बीकानेर के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? तो ये तो सभी जानते होंगे, मुझे लगता है कि कौन सा शासक था जिसने चित्तौड़ में विजय के बाद में एलची सिक्का जारी किया था? एलची सिक्का जारी किया था, वो थे हमारे अकबर, जिन्होंने चित्तौड़ विजय के बाद में एलची सिक्का जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? ऑप्शंस हैं कर्पूरी देवी, सोमल देवी, सोनल देवी, सामंती देवी। तो ये सोमल देवी जी हैं, उन चौहान रानी, उन्होंने अपने सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्का एलची। चित्तौड़ को रक्तपात से मुक्त बादशाह अकबर विजित हिंदू प्रांत, बादशाह अकबर, जहांगीर आदि के डाले गए सिक्का एलची कहलाते हैं। महाराणा अमर सिंह ने अपनी बहन चंद्रकुंवरी की शादी में जहांगीर को हाथी, ऊंटनी, घोड़नी, 2 अरबी एवं 1 ईरानी के सिक्के जारी किए थे। उनके ऊपर फारसी अक्षर थे। नेक्स्ट आता है अजयराज की रानी, जो सोमल देवी हैं, जिसका हमने 212 क्वेश्चन में जिक्र किया है अभी, कि जो चौहान रानी थी, अजयराज की रानी सोमल देवी या सोमलेखा भी बोलते हैं उनको, ने अपने नाम से तांबे और चांदी के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डींगला। जो डींगला हैं और भोलासरिया हैं, डींगला, भोलासरियो और नाथाद्वारिया, ये तीनों क्या हैं? ये जो तीनों हैं, डींगला, भोलासरिया, नाथाद्वारिया, ये क्या हैं? मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, या मेवाड़ की स्वर्ण पट्टियों के नाम, मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम, या मेवाड़ के राजस्व करों के नाम? तो ये हैं प्रचलित तांबे के, मेवाड़ के अंदर प्रचलित तांबे के सिक्के जो हैं वो हैं डींगला, भोलासरिया, नाथाद्वारिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपकला बूंदी राज्य की कौन सी टकसाल में बनता था? तो ये है कुचामन, ऑप्शन में दिया हुआ है कुचामन, मेड़ता, जोधपुर, बूंदी। तो ये बूंदी राज्य की
ठीक है, ये ऑप्शन क्या है हमारा, बूंदी। और दूसरा इसमें यह भी बताया गया है कि जो मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के कौन कौन से थे, डींगला, भिलाड़ी, चिरंजी, घड़िया, नाथाद्वारिया आदि नामों से जाने जाते थे। चांदी के सिक्कों को चांद व रूपक तथा तांबे के सिक्कों को फर्द कहते थे। प्रारंभिक सिक्कों पर सूर्य, चंद्र, पद्म, त्रिशूल, मनुष्य या पशु आदि का चिन्ह अंकित रहता था। ये गोलाकार होते थे। इसी प्रकार का एक सिक्का झाड़ है। एक सिक्का क्या है, एक सिक्का जो है वो झाड़ है, राइट। अब हमारा आता है कि सन 1818 ईस्वी में कुचामन के ठाकुर ने महाराजा मानसिंह जी से आज्ञा प्राप्त कर अपने यहाँ चांदी का कुचामनी सिक्का बनवाया। अब ठीक है, जिस पर शाह आलम द्वितीय का 30वां राज्य वर्ष लिखा होने से कुचामनी कहलाया। इसके झाड़साई और भुर्जी रुपया भी कहते हैं। इस रुपये को क्या कहते हैं, झाड़साई भी कहते हैं और भुर्जी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थी रूपकला बूंदी राज्य की टकसाल की बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट में है हमारा कि प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है, तो ये हुई है हमें अजमेर से। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं अजमेर, चित्तौड़, उदयपुर, कोटा, बट ये कहां से प्राप्त हुई है, हमें अजमेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। देखो सिक्के और क्षेत्र दिए हुए हैं, जैसे स्वरूप शाही है वो मेवाड़ के अंदर प्रचलित था, ठीक है। मदन शाही जो है वो बीकानेर के अंदर प्रचलित था, ये हमारा गलत है। मदन शाही बीकानेर में नहीं था। विजय शाही जो है वो जोधपुर में है, ठीक है। झाड़ शाही जयपुर से रिलेटेड है। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। जो सेकंड ऑप्शन सेकंड है वो हमारा सही नहीं है, ठीक है, वो हमारा सही नहीं है। दूसरा आता है कि कुषाण शासकों के संपर्क ने राजस्थान के पत्थर और मरण में मूर्ति कला को नवीन सांचे में ढाल दिया, जिसके नमूने अजमेर के नाद की शिव प्रतिमा, सांभर का स्त्री मस्तक तथा अजायब घर झालावाड़ या अंता की मूर्ति अपने आप में कला के अद्वितीय नमूने हैं। कोटा के सिक्के, दूसरा ये भी बताया कि कोटा के जो सिक्के हैं वो कौन कौन से हैं, मदन शाही और गुमान शाही, ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मालव का सर्वप्रथम उल्लेख आता है। जो मालव हैं उनका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर आता है, ऋग्वेद में, रामायण में, महाभारत में या शतपथ ब्राह्मण में, तो ये आता है हमारा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मालव का सबसे पहले यहीं पे इसका जिक्र किया हुआ है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित है। कौन सा महाजनपद राजस्थान में स्थित है, तो ये हमें पता है। ये कौन सा महाजनपद है, मत्स्य, जो कि अलवर और भरतपुर को बोलते हैं, तो ये अभी राजस्थान में स्थित है। दूसरा जो मालव के बारे में थोड़ा ये बताती हूँ आपको कि जो ऋग्वेद में सर्वप्रथम मालव जनपद का उल्लेख आर्यों के मध्य समूह के रूप में किया गया। राजस्थान में मालव जनपद का विस्तार आधुनिक जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खेरथल, तिजारा, करौली, भरतपुर, डीग जिलों में हुआ था। मालवों की प्राचीन राजधानी उज्जैन्य कही जाती है। इसकी जानकारी विराट पर्व से, जिसे वर्तमान में बैराठ नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युवान च्वांग ने भी किया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है। जो दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है, तो ऑप्शन दिए हैं अलवर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। तो ये अलवर से रिलेटेड चीजें इसके अंदर हमें मिलती हैं। नेक्स्ट आता है प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था। ऑप्शंस हैं डीडवाना, जयपुर, कोटानर और टोंक। तो जयपुर के आसपास ही मालवों की शक्ति का केंद्र था। दूसरा ये भी बताया गया है कि राजस्थान में जनपद युग ईसा पूर्व 300 से ईसा पश्चात 300 तक रहा।
यूनानी आक्रमण के समय पंजाब की मालव जाति ने जयपुर के निकट मालव नगर एवं टोंक के नगर कारकोट नगर को अपना केंद्र बनाया। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मालव भागकर नगर यानी टोंक आ गए। मालवों ने इस क्षेत्र में मालव नगर बसाया, जो अब कंकावती नगर के नाम से जाना जाता है, जो उनियारा तहसील में स्थित है। करकोट नगर को मालवों ने अपनी राजधानी बनाया था। तो ये सब था आपके इस ये जो है मालवों के बारे में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शंस में दिए हुए हैं हमारे पास चंपा, बैराट, कुशीनगर और गोकुलपुरा। तो ये थी बैराट। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन थी? बैराट। नेक्स्ट आता है प्राचीन भारत में विराट नगर किस जनपद की राजधानी थी? तो विराट नगर जो है वो किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद, राजन्य जनपद, सालोर जनपद और सिवी जनपद। तो हमें सभी को पता है कि ये मत्स्य जनपद की राजधानी जो थी वो विराट नगर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिवी जनपद का उल्लेख का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? उसका स्रोत क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले सिक्के, शिलालेख, संस्कृत साहित्य या यूनानी साहित्य। तो सिक्के, हमें सिवी जनपद के बारे में सबसे पहले जो मिला था वो किससे पता चला था? सिक्कों से। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिवी जनपद के आसपास के क्षेत्र को कौन से जनपद के रूप में जाना जाता था? मतलब सिवी जनपद के आसपास के क्षेत्र को कौन से जनपद के क्षेत्र के नाम से जाना था? तो ये जाना जाता था मेवाड़ जनपद के रूप में जाना जाता था। ठीक है, दूसरा इसके बारे में ऐसा भी बोलते हैं कि सिवी जाति का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य में प्राप्त होता है। अगर सिवी जाति का हम उल्लेख देखें तो छांदोग्य में प्राप्त होता है। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ के अनेक स्थानों से सिवियों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। मध्यस्थ के पास 5 यूनानी शासकों के प्राप्त हुए सिक्के इस जनपद का प्रारंभिक इतिहास जानने का मुख्य स्रोत हैं। इसके प्रारंभिक स्रोत सिक्के ही हैं, सिक्कों से ही इसका स्टार्टिंग से हमें पता चला था। दूसरा ये भी बताया गया है कि जो जांगल देश है, जांगल देश बीकानेर, नागौर और फलोदी आता था। जांगल देश में 3 आते थे, बीकानेर, नागौर और फलोदी। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर, वर्तमान में नागौर थी, जिसका नाम ऋग्वेद साहित्य में वर्णित है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन नाम के असुमेलित जोड़े को छाटिए। यहाँ पे प्राचीन नाम दिए हुए हैं और कौन सा पेयर सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, उसको हमें छाटना है। देखो, गंगानगर को हमेशा पहले क्या बोलते थे? योध्य बोलते थे। भरतपुर को विराट तो नहीं बोलते थे। फिर है जालोर को स्वर्णगिरी बोलते थे। यस, उदयपुर को सिवी बोलते थे। तो हमारा जो भरतपुर और विराट जो है ये एक असुमेलित जोड़ा है, तो हमारा आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुरसेन जनपद की राजधानी थी। ऑप्शंस है मथुरा, वृंदावन, इंद्रप्रस्थ और कुरुक्षेत्र। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि सुरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था। सुरसेन जनपद में कौन सा भूभाग सम्मिलित था? भरतपुर, धौलपुर और करौली। यस, ये सही है। नेक्स्ट दिया उदयपुर, चित्तौड़गढ़ नहीं, जोधपुर, बीकानेर नहीं, सिरोही, जालोर ये सब भी नहीं। तो हमारा आंसर होगा भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये सभी सुरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था। दूसरा ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सुरसेनोई तथा राजधानी को मेथोरा कहते हैं। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु मीन्स यादव वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग सुरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सुरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अहिछत्रपुर
किस जिले का प्राचीन नाम है? अही छतरपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं नागौर, बिलपुर, कोटा, अलवर, और हमें पता है कि ये हमारा नागौर सही है। नेक्स्ट आता है डुढाण किसका प्राचीन नाम है? ये तो किसका है? जयपुर का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, याद कर लेना। जयपुर, डुढाण जयपुर का प्राचीन नाम है। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? मेवाड़, मारवाड़, डुढाण और हाड़ौती। तो ये किस में स्थित है? ये डुढाण में उपस्थित है, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा है, राइट। तो डुढाण जो है वो जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा व उत्तरी टोंक क्षेत्र इसमें शामिल था। 1727 ईस्वी तक आमेर व 1727 ईस्वी से जयपुर इसकी राजधानी रही व इसका राज चिन्ह कछवा कहलाता था। कछवा इसका राज चिन्ह कहलाता था। 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जयपुर से टोंक का क्षेत्र लेकर अमीर खां पिंडारी को नवगठित राज्य स्थापित कर दिया था। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। कौन कहलाता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं मंडोर, भीनमाल, गलियाकोट और बढ़ते। तो जो गलियाकोट है वो, उस गलियाकोट को क्या बोलते हैं? उत्तर तोताद्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा बांसवाड़ा प्राचीन नाम से जाना वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है? तो वो कौन से जिले का भाग है? ये है अजमेर का, अजमेर जिले का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा प्राचीन अंचल और वर्तमान जिले सुमेलित नहीं है? मीन्स यहाँ पे पेयर दिए हुए हैं जिसमें प्राचीन अंचल दिए हुए हैं और वर्तमान जिले दिए हुए हैं, तो वो कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। पहला है सीवी चित्तौड़गढ़, ठीक है। दूसरा है जंगल देश बीकानेर, ये भी ठीक है। तीसरा है सपाद लक्स सीकर और झुंझुनू, ये गलत है। फोर्थ है अर्बुद सिरोही, ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर होगा सपाद लक्स सीकर और झुंझुनू। दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जयपुर के बनारस एवं मक्की उपनामों से प्रसिद्ध गलियाकोट को उत्तर तोताद्री यानी राम रावण संप्रदाय के दक्षिण भारत के तोताद्री मठ की तरह माना जाता है। और सपादलक्स, सवा लाख, झुंझुनू सीकर नागौर, सपादलक्स, सवा लाख, झुंझुनू सीकर और नागौर इनको बोलते हैं। ठीक है, झुंझुनू सीकर और नागौर को बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बू कर्ण कहलाता था, कौन सा है? ऑप्शंस दिए हुए हैं केशोराय पाटन, कोलायत, कुम्हेर, नैनवा। तो जो केशोराय पाटन है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट आता है प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पटन की आधुनिक पहचान है। आधुनिक क्या पहचान है इसकी? आधुनिक किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है झालरा पाटन, केशोराय पाटन, विराटनगर और भीनमाल। तो हमारा ऑप्शन सही है केशोराय पाटन के नाम से अभी इसको जाना जाता है। दूसरा ये भी बोलते हैं कि प्राचीन काल में बूंदी स्थित, ये केशोराय पाटन कहाँ पे स्थित है? बूंदी में। बूंदी स्थित केशोराय पाटन नरसिंह घाट या अशोक पटन में जम्बूक रीछों की भरमार थी। यहाँ पे रीछों की भरमार थी, अतः यह क्षेत्र जम्बूकर्ण भी कहलाता था। अब हमारा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? युग्म में क्या दिया हुआ है? प्राचीन अंचल और आधुनिक जिले दिए हुए हैं। तो हम ऑप्शंस चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अर्बुद देश जो सिरोही में है, सीवी चित्तौड़गढ़ उदयपुर, सपादलक्स अजमेर नागौर, और फोर्थ है वागड़ बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है ये गलत है, सपादलक्स अजमेर और नागौर नहीं है, ये झुंझुनू सीकर और नागौर आते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट आता है बर्ली स्टोन इंस्क्रिप्शन। बर्ली स्टोन इंस्क्रिप्शन मीन्स शिलालेख चिन्हित किया गया है। बर्ली शिलालेख कहाँ पे चिन्हित किया गया, किस लिपि में चिन्हित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है
संस्कृत पांडुलिपि में, ब्राह्मी पांडुलिपि में, प्राकृत पांडुलिपि में और खरोष्टी पांडुलिपि में। तो आंसर होगा हमारा ब्राह्मी पांडुलिपि में। दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि बड़ली का जो लेख है जो 443 ईस्वी पूर्व में लिखा गया था, अजमेर जिले की भिनाय तहसील में स्थित यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। बड़ली के पास बिलोट माता के मंदिर से इसे प्राप्त किया गया था। बड़ली का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है और वर्तमान में यह अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है? तो उसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, मंडोर शिलालेख, घटियाला स्तंभ शिलालेख, मंडोर शिलालेख और फोर्थ है हमारा बिजोलिया शिलालेख, राइट। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट है मंडोर शिलालेख जो है ये हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये मंडोर शिलालेख कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र मतलब लक्ष्मण से उद्भूत हुआ कहा गया है? ठीक है, तो कौन से अभिलेख में कहा गया है? घटियाला अभिलेख, जोधपुर अभिलेख या ग्वालियर अभिलेख या धौलपुर अभिलेख? तो ये कहा गया है ग्वालियर अभिलेख के अंदर। ग्वालियर अभिलेख के अंदर लिखा हुआ है कि प्रतिहारों को सौमित्र से उद्भूत बताया गया है। दूसरा जो मंडोर का जो शिलालेख है जो जोधपुर में मिला है, वो उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी कि मंडोर की एक बावड़ी में शिला पर उत्कीर्ण इस लेख में 685 ईस्वी के आसपास विष्णु एवं शिव की पूजा पर प्रकाश पड़ता है। मंडोर का दूसरा शिलालेख 837 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार शासक बाउख ने खुदवाया था। इसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों की वंशावली तथा विष्णु व शिव पूजा के बारे में भी जानकारी मिलती है। दूसरी जो ग्वालियर प्रशस्ति है उसके बारे में ये बताना चाहूंगी कि मिहिर भोज प्रथम की देन है। ये जो ग्वालियर प्रशस्ति है ये मिहिर भोज प्रथम की देन है। यह संस्कृत में उत्कीर्ण द्वितीय लेख है। इस पर कोई तिथि अंकित नहीं है, परंतु अनुमानतः यह 880 ईस्वी के लगभग का है। इस लेख का लेखक भट्ट कवि था, पुत्र बालादित्य था। इसमें गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली व उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाथी रानी का मकबरा द्वारा जीर्णोद्धार कराते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? ठीक है, तो ये स्रोत कहाँ से मिलता है कि ये भूमि अनुदान की जो जानकारी देता है? फर्स्ट ऑप्शन है पुर के ताम्रपत्र से, नेक्स्ट है चौकी के ताम्रपत्र से, थर्ड है गणपुर के ताम्रपत्र से और चिरवे के शिलालेख से। तो ये जानकारी हमें मिलती है पुर के ताम्रपत्र से। दूसरा मैं इसके बारे में ये भी बताना चाहूंगी कि पुर का ताम्रपत्र जो कि 1535 ईस्वी का है, यह ताम्रपत्र बहादुर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राजपूत स्त्रियों के द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जौहर में प्रवेश की घटना बताता है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि रानी कर्णावती ने जौहर में प्रवेश करते समय भूमि अनुदान दिया था। तो ये थे हमारे आज के 45 क्वेश्चंस। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपको मेरा धन्यवाद।